In today's class, we are going to talk about what? In today's class, we are going to talk about as you like it. पब्लिश कब होती है? 1599 में होती है। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये चीज ध्यान में रखना है कि इट्स अ रोमांटिक एंड पेस्टोरल कॉमेडी। इट्स अ रोमांटिक एंड पेस्टोरल, PASTORAL, इट्स अ रोमांटिक एंड पेस्टोरल कॉमेडी। यह जो कॉमेडी है रोमांटिक है और पेस्टोरल है। रोमांटिक क्यों है? क्योंकि बार बार वही बात करना है कि इसमें लव है, ब्यूटी है, रोमांस है और इमोशंस है, फीलिंग्स है, मैरिज है, म्यूजिक है और कोर्टली अफेयर्स है या कोर्टली लव है। यू विल कम टू नो, ये सारी की सारी बातें, इसलिए इसको हम रोमांटिक कहते हैं। दूसरा चीज है कि अगर यह रोमांटिक है तो इसको पेस्टरल क्यों कहा जाता है? व्हाई इज इट पेस्टरल? रिमेंबर दैट कि रोमांटिक के साथ साथ यह पेस्टरल कॉमेडी है। कारण यह है कि इसकी जो सेटिंग है वो एक तो कंट्री साइड एरिया है और कंट्री साइड एरिया के साथ साथ इसमें शेफर्ड और शेफर्डेस की भी लाइफ को बताया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पेस्टरल है यह लैटिन वर्ड पेस्टर से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? शेफर्ड एंड शेफर्डेस। तो एक तो यह आपका क्या है? रोमांटिक कॉमेडी है। दूसरा जो है क्या है कि यह जो है शेफर्ड और शेफर्डेस का भी इसमें जिक्र किया गया है, इसके लिए इसको पेस्टरल कॉमेडी भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि शेक्सपियर की वह कौन सी कॉमेडी है जो पेस्टरल कॉमेडी है, दैट इज एज यू लाइक इट। और इसको पेस्टरल कॉमेडी बनाने में इसका जो सोर्स रहा है, जो सबसे अल्टीमेट सोर्स रहा है, वह टॉमस लॉज का रोजालिंड रहा है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, द सोर्स ऑफ दिस प्ले, द सोर्स ऑफ दिस प्ले, द सोर्स ऑफ दिस प्ले lies in Rosa, that is Thomas Lodge's, Thomas, Thomas Lodge's, Lodge, Thomas Lodge's Rosalind, Lynde, थॉमस लॉजेस रोजालिंड। तो ध्यान में रखना है कि जो इसका सोर्स है वह सोर्स क्या है? थॉमस लॉज का रोजालिंड है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। थॉमस लॉजेस रोजालिंड, इसका जो अल्टीमेट सोर्स है वह क्या है? रोजालिंड है। दूसरा चीज, व्हाट इज रोजालिंड? थर्ड पॉइंट, रोजालिंड इज अ प्रोज रोमांस, ROSALYNDE। रोजालिंड इज अ प्रोज रोमांस। यह एक प्रोज रोमांस है। प्रोज रोमांस क्या होता है? एक तरह का प्रोज होता है, लेकिन उसमें जो है शेफर्ड और शेफर्डेस की लाइफ को, लव अफेयर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर प्रोज में भी दिखाने की कोशिश की जाती है। उसको कहा जाता है कि क्या? उसको कहा जाता है प्रोज रोमांस। इसके अलावा जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। एक राइटर है यूफ्यूज, यूफ्यूज का एक वर्क है गोल्डन लीगेसी, वो भी काफी हद तक इससे रिलेटेड है। देयर इज अनदर ऑथर, द फोर्थ पॉइंट इज
यूफ्यूज, EUPHUE यूफ्यूज गोल्डन लीगेसी, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, गोल्डन लीगेसी, गोल्डन लीगेसी is an other source of this play, is an other source। यूफ्यूज जो राइटर है, यूफ्यूज का किताब है गोल्डन लीगेसी, ये कहा जाता है कि यह एक दूसरा सोर्स है इस प्ले का। इसका जो थीम है, अगर देखा जाए तो जो थीम होगा प्ले का, जो पांचवा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो लव और पॉलिटिक्स दोनों चीजें यहां पर हैं। द थीम ऑफ द प्ले इज द प्रॉब्लम ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं इसमें दिखाने की कोशिश की जाती है कि लव और पॉलिटिक्स यह एक ऐसा इशू है जो इन सब चीजों को लेकर के चलता है। तो यू विल कम टू नो कि जो प्ले है उस प्ले में ये चीजें हैं जिसमें मैंने आपको वो बताया। एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है जो इसके सेटिंग को पर्पज से लेकर के है, जो कई बार पूछा जाता है, वह एक ऐसा प्लेस है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है। और ये जरूर पूछा जाता है कि ये सीन कहाँ पे किस प्ले में दिखाया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। आर्डन नाम का एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, सिंबल ऑफ यूटोपिया, सिंबल ऑफ यूटोपिया, यूटोपिया इज द पार्ट ऑफ द प्ले। एक सिंपल सी बात पूछी जाती है कि आखिर वह कौन सा प्ले है जिसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जो जिक्र है वह किसमें किया गया, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र आपका इसमें किया गया है। दैट इज व्हाट, दैट इज एज यू लाइक इट। नाउ ये तो मैंने आपको सेटिंग को लेकर के बात किया, थीम को लेकर के बात किया, सोर्स को लेकर के बात किया। जब मैंने आपको ट्वेल्थ नाइट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट, कोस्ट ऑफ इलीरिया, वहां पे एक जगह का नाम मैंने लिया था, बाकी और बहुत सारी जगह रही है लेकिन एक पार्टिकुलर जगह का मैंने नाम लिया था, कोस्ट ऑफ इलीरिया। ऐसे ही एक पार्टिकुलर जगह का नाम मैंने यहां पर लिया है, उसका क्या नाम है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है वह यूटोपिया का सिंबल है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि यूटोपिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अ प्लेस लाइक हेवन, जहां पे कोई दुख नहीं है, कोई इनजस्टिस नहीं है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, बल्कि मेरी मेकिंग लाइफ है। लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी तरह की कोई समस्या उनके साथ नहीं है। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुल्कराज आनंद हैं, मुल्कराज आनंद ने
उनका अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जो रहा है, दैट वाज आई थिंक कि वो शायद कुली को लेकर के था, जिसमें उन्होंने उस कैरेक्टर को किया हुआ है। उसमें से उन्होंने एक जो उसका टाइटल है, उस पार्टिकुलर टाइटल को उन्होंने जो है क्या किया हुआ, एक यहीं के लाइन से ही लिया लिया हुआ है। तो आप केवल एक पॉइंट नेक्स्ट करके लिखिएगा, दैट इज द सेवेंथ पॉइंट। मुल्कराज आनंद, ये पीजीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मुल्कराज आनंद हैज टेकन द टाइटल of his autobiographical novel autobiographical novel autobiographical novel from the statement of जैक्स। एक कैरेक्टर है जैक्स जो है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ जैक्स, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ जैक्स, JACQUES, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ जैक्स। और वह स्टेटमेंट क्या है? मैंस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 7 समर्स। Man's life is divided into 7 summers. So you will come to know कि that there is a character Jack। जो जैक कैरेक्टर है वह एक जो है स्टेटमेंट बोलते हैं, और उसका स्टेटमेंट का नाम है मैंस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 7 समर्स। आदमी की जो जिंदगी है वह 7 समर्स में डिवाइड है। और यही जो वर्ड है 7 समर्स, यही उन्होंने क्या किया हुआ है, टाइटल के रूप में लिया हुआ है अपने एक नॉवेल में जो इसी नाम से आता है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अभी मैं बात कर रहा था कुल और उनका कुली को लेकर, उसको नहीं है बल्कि क्या है 7 समर्स करके। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर है, और मुल्कराज आनंद ने ये टाइटल जो है यहीं से लिया हुआ है। और यह स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? जैक्स नाम का एक कैरेक्टर है जो किसमें है, एज यू लाइक इट में है। तो एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना जो इस प्ले से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 8 बनेगा, और वो 8 में ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक कैरेक्टर एडम है जो ऑरलैंडो नाम के आदमी का सर्वेंट है। ऑरलैंडो जो हीरो है, तो एडम का जो रोल प्ले किए हैं वो शेक्सपियर ने प्ले किया है। यू हैव टू राइट ऑन दिस पॉइंट कि शेक्सपियर, SHAKESPEAR, शेक्सपियर हैज प्लेड द रोल ऑफ एडम। Shakespeare has played the role of Adam, a personal servant of Orlando, a personal servant of Orlando, जो ऑरलैंडो के नौकर है, अ पर्सनल सर्वेंट ऑफ ऑरलैंडो, फुल स्टॉप। और यह जो एडम नाम है यह बाइबल से लिया गया है। एडम जो कैरेक्टर है, अगर आपको याद होगा, एडम और ईव पैराडाइज लास्ट में भी रही है, और एडम और ईव जो है अर्लीस्ट फोर फादर्स जिनका जिक्र बाइबल में भी है। तो शेक्सपियर ने शेक्सपियर हैज प्लेड द रोल ऑफ एडम, शेक्सपियर ने एडम का रोल प्ले किया है, जो कि ऑरलैंडो जो हीरो ऑफ द प्ले है यह उनके पर्सनल सर्वेंट है। और एडम जो कैरेक्टर है, रियली में ये देखा जाए तो यह बाइबल से लिया गया है। उसी में जोड़ करके आपको लिखना है
The character has been taken from the बाइबल। ये जो कैरेक्टर रहे हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? बाइबल से लिए गए हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट? नाउ वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टर्स को लेकर के अब हम बात करेंगे। ये तो मेन पॉइंट था। नाउ वी हैव टू गो विथ कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। सबसे पहला कैरेक्टर ऑरलैंडो। हीरो ऑफ द प्ले। जो ऑरलैंडो है क्या है? हीरो ऑफ द प्ले। कामा सेकेंड सन ऑफ सर राउलान डी बॉयज। सेकेंड सन ऑफ सर राउलान डी बॉयज। सेकेंड सन ऑफ सर राउलान, ROWLAND, सर राउलान डी बॉयज, कामा मैरिड रोजालिंड। देखिए तीन बातें आपको ध्यान में रखना है कि जो प्ले का हीरो है वो ऑरलैंडो है, जिसकी शादी किसके साथ होती है? रोजालिंड के साथ होती है। दूसरी बात आपको ये बताई गई कि ये जो है क्या है? ये जो है एक तरह के सॉरी, ये दूसरे बेटे हैं। किसके दूसरे बेटे हैं? सर राउलान डी बॉयज के। तो आपको एक कैरेक्टर के बारे में बात हुई है लेकिन जिक्र तीन कैरेक्टर का किया गया है। और इस एक कैरेक्टर को आपको ध्यान में रखना है कि यह एक कैरेक्टर कौन है। तो जो एक कैरेक्टर के बारे में जिसके बारे में मैंने अभी बात किया है दैट इज ऑरलैंडो, और जो हीरो ऑफ द प्ले है। नेक्स्ट पॉइंट, रोजालिंड। जो रोजालिंड है हीरोइन ऑफ द प्ले। हीरोइन ऑफ द प्ले एंड डॉटर ऑफ एग्जाइल ड्यूक ऑफ फर्डिन एंड daughter of and daughter of exiled duke, exiled duke and daughter of exiled duke, daughter of exiled duke फर्डिनांड। आगे स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। जिसको निकाला गया है उनका क्या नाम है? फर्डिनांड। फर्डिनांड।
ड्यूक जो होता है यह एक पदवी होती है, जैसे अपने यहाँ राज्यपाल वगैरह होते हैं या एक बड़ी पोस्ट होती है, ऐसे ही एक स्टेट के वो एक स्टेट के मालिक होते हैं। तो फर्डिनांड जो है यह एक ड्यूक है, और इनके भाई फ्रेडरिक उनको निकाल देते हैं वहां से। कैसे निकालते हैं, यही तो पॉलिटिक्स, इसीलिए पहले लिखा गया कि उसका जो थीम है वो क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, इस तरह को लेकर के उसमें दिखाया गया है। रोजालिंड इसकी हीरोइन है, और वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, एक एग्जाइल्ड ड्यूक की, जिनको उनके घर से निकाल दिया जाता है, एग्जाइल्ड ड्यूक फर्डिनांड की। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यू विल कम टू नो विद दीज पॉइंट्स की ये सारे इश्यूज हैं या ये सारी चीजें रही है। नेक्स्ट कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर मैंने आपको ऑरलैंडो डिस्कस किया, दूसरा कैरेक्टर मैंने रोजालिन डिस्कस किया। और रोजालिन को जब मैंने डिस्कस किया तो मैंने बताया कि वह हीरोइन है। रोजालिन की शादी ऑरलैंडो से होती है, और रोजालिन के जो फादर हैं वो फर्डिनांड है, जो कि एक ड्यूक है, लेकिन उनको जो है वहां से निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, और वो वही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाकर के रहते हैं। एक और जो कैरेक्टर है दैट इज सीलिया, एक कैरेक्टर है सीलिया, CELIA, सीलिया। जो सीलिया है, सीलिया इज द डॉटर ऑफ फ्रेडरिक, डॉटर ऑफ फ्रेडरिक, डॉटर ऑफ फ्रेडरिक, फ्रेडरिक कामा मैरिड ओलिवर, मैरिड ओलिवर, मैरिड ओलिवर। तो आपको एक और चीज पता चलता है कि एक कैरेक्टर है सीलिया, और जो सीलिया है वह फ्रेडरिक की बेटी है। और फ्रेडरिक जो है ये भी जो है क्या है कि इन्होंने ही जो है फर्डिनांड को वहां से निकाला हुआ है। तो ये सगे भाई हैं, और ये सब कजिन है आपस में। कजिन का मतलब सीलिया, और सीलिया के साथ आपका रोजालिंड जो है, ये सब कजिन है। तो एक फैमिली की एक पूरी सिचुएशन, एक पूरी फैमिली की कहानी है, जिसमें जो है लव भी है, पॉलिटिक्स भी है, उसको लेकर के बात कही गई है। बस अभी आपको जो नाम ध्यान में रखना है कि कैरेक्टर का नाम एक आर्लैंडो, दूसरा कैरेक्टर आपका क्या हो गया, रोजालिंड, और तीसरा कैरेक्टर मैंने आपको बताया सीलिया। सीलिया भी फीमेल कैरेक्टर है, किसकी बेटी है, फ्रेडरिक की बेटी है। किससे शादी होती है, ओलिवर से शादी होती है। उसके पहले जो कैरेक्टर बताया गया था वो क्या बताया गया था, रोजालिंड। रोजालिंड की शादी किससे होती है, ऑरलैंडो से होती है। ऑरलैंडो कौन है, हीरो ऑफ द प्ले है। और जो आपका रोजालिंड है वो क्या है, रोजालिंड एग्जाइल्ड ड्यूक फर्डिनांड की बेटी है, और हीरोइन ऑफ द प्ले है। ये थोड़ा सा बस आपको इतना माइंड में रखना है कि तीन कैरेक्टर अभी बताए गए हैं, जिक्र और कैरेक्टर का हुआ है, लेकिन जो बात की गई है केवल तीन कैरेक्टर को लेकर के कही गई है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज ओलिवर, OLIVER, जिसका भी जिक्र हुआ है। ओलिवर जिसकी शादी सीलिया के साथ होती है, सीलिया जिसकी शादी ओलिवर के साथ होती है। तो ओलिवर कौन है, एल्डर ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो, ELDER, एल्डर ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो। अब आप देखिएगा कि अगर जो है ओलिवर एल्डर ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कजिन है एक ही फैमिली में जा रही है। क्यों, चूंकि रोजालिन की शादी ऑरलैंडो से हो रही है, और सीलिया की शादी किससे हो रही है, ओलिवर से हो रही है। और वहीं पर ऑरलैंडो और ओलिवर जो है क्या है, भाई है। तो यू विल कम टू नो कि ये एक रिलेशनशिप दिखाया गया है कि किस तरह से फैमिली में उधर प्रॉब्लम है, लेकिन इधर जब मैरिज होती है तो फैमिली यूनाइट होती है। तो ये चार कैरेक्टर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज व्हाट, दैट इज फर्डिनांड, फर्डिनांड।
फर्डिनांड। फर्डिनांड क्या कौन है? फर्डिनांड जो है यू विल कम टू नो कि दिस पार्टिकुलर ब्रदर फर्डिनांड exiled ड्यूक। exiled ड्यूक। देयर इज अनदर कैरेक्टर टच स्टोन। ये टच स्टोन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, TOUCH, टच स्टोन। क्लाउन ऑफ द प्ले। टच स्टोन जो है क्या है? क्लाउन है, CLOWN, क्लाउन ऑफ द प्ले एंड सर्वेंट ऑफ रोजालिन। क्लाउन ऑफ द प्ले, सर्वेंट ऑफ रोजालिन, SERVANT, सर्वेंट ऑफ रोजालिन, कामा मैरिड आड्री। एक कैरेक्टर है आड्री, AUDERY, आड्री। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसने क्लाउन का रोल प्ले किया, तो टचस्टोन क्लाउन का रोल प्ले करते हैं। टचस्टोन जो है उसमें मैरिड आड्री। अब मैं आपको फिर से बता दूं, अभी तक 3 शादी की जिक्र की गई है और इन तीनों को पेयरिंग के लिए आया हुआ था कि यू हैव टू पेयर, यू हैव टू मेक द पेयर। और जो आपको पेयर करना किसका 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 करना है? ऑरलैंडो का रोजालिन के साथ करना है, सीलिया का ओलिवर के साथ करना है, और टचस्टोन का आड्री के साथ करना है। मैं फिर से उस पेयर को कर दे रहा हूं, यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूं। पेयरिंग ऑफ, PAIRI, पेयरिंग ऑफ मैरिजेस। सबसे पहला ऑरलैंडो वर्सेस रोजालिन, ऑरलैंडो वर्सेस रोजालिन, एक पहली शादी जो दिखाई गई है, ऑरलैंडो वर्सेस रोजालिन। दूसरा सीलिया, ओलिवर वर्सेस सीलिया, ओलिवर वर्सेस सीलिया। तीसरा टचस्टोन वर्सेस, टचस्टोन वर्सेस आड्री, AUDERY। टचस्टोन वर्सेस आड्री। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कैरेक्टर को लेकर के, जैक्स। अभी बात हो रही थी जैक्स। जैक्स जो कैरेक्टर है ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, और ये भी जो है ओलिवर और ऑरलैंडो के भाई हैं। एन ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, एन ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो एंड ओलिवर।
इसका मतलब ये हो गया कि तीन कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा एक परिवार के, जैक्स, ऑरलैंडो और ओलिवर। एक और कैरेक्टर अभी हमने जिक्र किया था, एडम। और एडम के साथ साथ एक और नाम लिखना होगा, एडम एंड डेनिस। ये दो कैरेक्टर हैं, DENNIS। ये डबल एन है, DENNIS, एडम एंड डेनिस। ये जो है ऑरलैंडो के सर्वेंट है, सर्वेंट्स ऑफ ऑरलैंडो, सर्वेंट्स ऑफ और लैंडो। एक और कैरेक्टर है, एमाइंस, AMIENS, एमाइंस, सर्वेंट ऑफ फर्डिनांड, SERVANT, सर्वेंट ऑफ फर्डिनांड, सर्वेंट ऑफ फर्डिनांड। नेक्स्ट कैरेक्टर है कोरिन, CORIN, कोरिन। अ माइनर कैरेक्टर, अ माइनर कैरेक्टर एंड ब्रदर ऑफ सिल्वाइस, a minor character and brother of Silvius, SILVIOUS, Silvius। नेक्स्ट एक कैरेक्टर है, सिल्वायस कौन है जो अभी आया हुआ है उसका मेंशन करना जरूरी है। सिल्वायस जो है यंगर ब्रदर ऑफ कोरिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अ फुलिश शेफर्ड, अ फुलिश शेफर्ड, अ फुलिश शेफर्ड मैडली इन लव विथ फीब, मैडली इन लव विद फीब, PHEBE, मैडली इन लव विथ फीब। फीब जो है कैरेक्टर है, PHEB, फीब, जिससे इसकी शादी होती है। सिल्वास की मैरिज, ये चौथी मैरिज है। आप आगे उसको कर लीजिएगा कि मैडली इन लव विथ फीब एंड मैरिड हर। सिल्वियस, सिल्वियस का दैट इज द यंगर यंगर ब्रदर ऑफ कोरिन। जो ऊपर का कोरिन का नाम लिखा गया था, ऑलरेडी वो बात वहां पे बताई गई थी कि वो एल्डर ब्रदर थे, यंग। जी, 4 होंगी, उसी के आगे उसको जोड़ देना है। हाँ, इसको इसलिए नहीं उसमें कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये बहुत मेजर कैरेक्टर नहीं, इसकी मैरिज बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन आपको ये नॉलेज में होना चाहिए, वो जो तीन रही है वो इतनी सिग्निफिकेंट है कि समटाइम्स इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, और ये पूछा जाता है कि उसका पेयरिंग करने के लिए। लेकिन ये आपको चौथी बताई गई है, तो ये चीज वहां पे आपको ध्यान में रखना है। सिल्वियाज फुलिश शेफर्ड मैडली इन लव विथ फीब
एंड मैरिड हर, आगे आप नोट करके ये भी लिख लीजिए, यहीं पे हम सोच रहे थे वहां पे अगला करें लेकिन आ जाएगा, एंड मैरिड हर। सेंटेंस तो आपको समझ में आ जा रहा है ना, मैं जो कहना चाहता हूँ उसी से वो केवल लव ही नहीं करता बल्कि उसी से उसकी शादी भी होती है, एंड मैरिड हर। आपको देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो आपको अब आपको जो काम करना है वो ये चीज करना है कि एक हेडिंग डालना है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो वो चीजें आपको समझ में आएगा कि ये उसके अलग हिस्सा है, ड्रामा से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो चीजें थोड़ा सा आपको अलग करना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, REMEMBER, कौन कौन सा चीज है? सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज कौन, दैट इज एग्जाइल्ड ड्यूक ऑफ फ्रांस फर्डिनांड। एग्जाइल्ड ड्यूक ऑफ फ्रांस फर्डिनांड, लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, लिविंग इन द, मैं इरेज कर दूं इसे? आवाज नहीं आ रही, एक एक साफ क्लियर साउंड में कोई बहुत खरखरा रहा है। एग्जाइल्ड, ठीक है, एग्जाइल्ड ड्यूक ऑफ फ्रांस लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अब आपको कई चीजें एक साथ बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, हिज डॉटर इज रोजालिंड, हिज डॉटर इज रोजालिंड। आपको एक घटना का पता चला जो कि एक पॉलिटिकल इवेंट हो सकता है, कि रोजालिंड के पिता जो कि फ्रांस के क्या है, ड्यूक है, उनका नाम फर्डिनांड है, और उनको जो है क्या कर दिया जाता है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उनको क्या किया जाता है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये चीज आप देखेंगे, और जो उनको बाहर का रास्ता दिखाता है, मतलब वहां से निकाल देता है, वह कोई दूसरा नहीं है बल्कि उनके भाई फ्रेडरिक है। अब आप उसी में ही नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा कि ही इज एग्जाइल्ड बाई हिज ब्रदर, EXILED, ही इज एग्जाइल्ड बाई हिज ब्रदर, he is exiled by his brother, is IMR ING form, रहा है रही रहे, he is exiled by his brother फ्रेडरिक। अब आपको एक बहुत कॉमन सा पॉइंट समझना है, एक परिवार है, उस परिवार में दो लोग हैं, एक फ्रेडरिक है और एक फर्डिनांड है, फ्रेडरिक और फर्डिनांड। अभी मैंने आपको बताया कि फर्डिनांड को जो है बाहर उनके भाई के द्वारा ही कर दिया जाता है, और जो उनको जब बाहर किसी तरह से जो भी कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र किया जाता है,
तो वो जाकर के कहाँ पे उनको शरण मिलती है, उनको शरण जाकर के मिलती है आपको फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में मिलती है। उसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि फ्रेडरिक पूरा जो है वहां का एक तरह से शासन संभालते हैं, लेकिन जो भाई बाहर किए गए हैं उनकी बेटी जिसका नाम रोजालिंड है, वह भी फ्रेडरिक के ही दरबार में रह रही है, और फ्रेडरिक की अपनी एक बेटी है जो मैंने बताया था सीलिया। इसका मतलब कि दोनों बहनें कजिन हैं, और दोनों जो है अपने चाचा, क्या एक अपने पापा और एक चाचा अगर कहा जाएगा, वहां पे रहती हैं। दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। तो पूरा यह जो कहानी एक परिवार की कहानी है, और उस परिवार में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होती है, राजनीतिक षड्यंत्र होता है, जिसमें एक भाई अपने दूसरे भाई को क्या कर देता है, बाहर का रास्ता दिखा देता है, और वह कहाँ जाके शरण लिए हुए, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाकर के, जो आर्डन फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में उन्होंने शरण लिया हुआ है। अब उसके बाद होता क्या है कि ये एक चैप्टर आर्डन फॉरेस्ट का है, दूसरा चैप्टर जो है कहाँ का है, फ्रांस का है, जहाँ की ये ड्यूक बने पड़े हुए फ्रेडरिक वहां चल रहा है। वहां पर दो बहनें हैं, और उन दोनों बहनों का जो नाम है, इफ यू गो, और वो कौन कौन सी हैं, एक आपका मैंने बताया था कि दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि रोजालिंड एंड सीलिया आर कजिन्स, आर कजिन सिस्टर, COUSIN, कजिन सिस्टर, सिस्टर, विटनेस अ, WITNE, विटनेस अ रेसलिंग, WRESTLING, विटनेस अ रेसलिंग, विटनेस अ रेसलिंग मैच इन विच ऑर्लैंडो, in which Orlando defeats a defeats a powerful wrestler, पावरफुल रेसलर। अब आपको एक चीज ये याद होगा कि सीलिया और उसकी अपनी कजिन रोजालिंड जो है, ये कोर्ट में रह रही हैं, जहां पर एक जो है रेसलिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऑर्लैंडो एक पावरफुल रेसलर को डिफीट करता है। यहीं पर ही यू विल कम टू नो कि एक तरह से रोजालिंड जो है, शी फॉल्स इन लव, विद whom शी फॉल्स इन लव, विद ऑर्लैंडो। एक घटना होती है। तो आगे हमें हमने लिखवाया कि रोजालिंड जो है लव्स ऑर्लैंडो, और जो ओलिवर है, ओलिवर की शादी सीलिया के साथ होती है। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम आती है कि यू विल कम टू नो कि जो ओलिवर है, वह जो है क्या करता है, ऑर्लैंडो को भी बाहर का रास्ता दिखा देता है, जैसे फ्रेडरिक और फर्डिनांड में होता है। तो तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, ओलिवर ब्रदर ऑफ ऑर्लैंडो, ब्रदर ऑफ ऑर्लैंडो drives him out, drives him out, the same thing we find, जो वहां पे घटित होता है वही सारी चीजें। एक और जो पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हीरोइन रोजालिंड है, रोजालिंड जो है डिस्गाइज फॉर्म में है, और जो डिस्गाइज फॉर्म में है वह एक आदमी का रोल अदा करती है, जिसका नाम है गेनी मीड। और इसी तरह से जो सीलिया है वह भी डिस्गाइज फॉर्म में है, जो कि एलिना का रोल अदा करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है,
रोजालिंड in disguise form, GUISE, in disguise form, plays the role of a man, और उस आदमी का क्या नाम है? गेनीमीड, जी जी एन वाई एम ई डी, गेनीमीड, GANYMED, गेनीमीड, एंड सीलिया ऑफ एलिना, and Celia of Elena, ALIENA, Ganymede and Celia of Elena. एलिना की स्पेलिंग मैं यहां लिख दे रहा हूं, ALIENA। यू विल कम टू नो कि इस तरह के जो है रोल प्ले किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि रोजालिंड अगर डिस्गाइज फॉर्म में है, चूंकि ऑफन यू विल कम टू नो कि शेक्सपियर की जो हीरोइंस है वे डिस्गाइज फॉर्म में होती हैं, और ये जो डिस्गाइज फॉर्म में है वह कौन है? वह गेनीमीड का रोल, और सीलिया जो है एलिना का रोल अदा करती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहीं पे मैं अलग से लिखवा दे रहा हूं, यद्यपि यू नो इट वेरी वेल, जो सिल्वियाज है वो सिल्वियाज ने क्या किया हुआ था, वो जो है एक शेफर्ड का रोल अदा करता है। रोल का मतलब वो एक शेफर्ड है। तो अगर कभी भी आता है कि सिल्वियाज या शेफर्ड का रोल, तो पांचवा पॉइंट सिल्वियाज, SILVIOUS, सिल्वियाज इज अ फुलिश शेफर्ड। क्योंकि जब अगर इसको पेस्टरल कॉमेडी कहा गया है तो कोई ना कोई शेफर्ड होगा जिसकी वजह से इसको पेस्टरल कॉमेडी कहा गया है। ये सारी चीजें हैं। सो यू विल कम टू नो, ये मैंने आपको बताया है, और आप थोड़ा सा इसकी समरी देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि वो डिस्गाइज फॉर्म में जब वो दोनों प्ले रोल करती हैं तो बहुत सारे कॉमिक सीन्स वो करती हैं, और वहीं से सारी प्रॉब्लम का वहीं से लोग सॉल्यूशन निकालती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि शेक्सपियर का जो हीरोइंस है कॉमेडी में, वे वे काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सो यू विल कम टू नो अबाउट दीज पॉइंट्स कि वो रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना जितने पॉइंट्स बताए गए हैं। अब हम आते हैं सम इंपॉर्टेंट लाइंस पर। या गेनीमीड, हाँ स्पेलिंग मैं फिर से बोल रहा हूं, स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, GANYMED, GANYMEDE। Now you have to come to know important lines. इंपॉर्टेंट लाइंस में जो सबसे पहली बात हमें करना है, दैट इज व्हाट, की एक बात कही गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गुड वाइन नीड्स नो बुश, गुड वाइन नीड्स नो बुश। ये बात किसने कही है? इट हैज बीन सेड बाय हुम? रोजालिंड।
गुड वाइन नीड्स नो बुश। उन्होंने बताया कि जो अच्छी शराब होती है, अच्छी शराब के लिए किसी बुश की जरूरत नहीं पड़ती। बुश का मतलब यहाँ पे जो झाड़ी वगैरह से है, तो ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। सिंबॉलिक लैंग्वेज का मतलब ये यहाँ पर होता है कि जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे किरदार हैं या अच्छे कैरेक्टर हैं, उनको कहीं छिपने छुपाने की जरूरत नहीं होती। वो चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं कि अच्छी चीजों का क्या महत्व है। वो सब चीजें खुद ब खुद उसकी मतलब जो अच्छी शराब होगी उसकी उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी का है। तो वो चीज उन्होंने वहां पे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि गुड गुड वाइन नीड्स नो बुश। एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने उसको रखा हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। ब्यूटी प्रोवोक्ड, PROVOKETH, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स, THIEVES, thieves sooner than gold, sooner than gold। ये भी जो स्टेटमेंट रोजालिंड ने दिया है, रोजालिंड, LIND, रोजालिंड प्रोवोक्ड थीव्स than gold। समवन इज सेइंग, चूंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन है, लेकिन ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूँ शायद पूर्णिमा मैडम का या पूनम जी की तरफ से, चूंकि आवाज ज्यादातर वहां से खरखराती है तो आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही जो कुछ भी कोई पूछ रहा है। लेकिन ये एक स्टेटमेंट है कि ब्यूटी प्रोवोक, तो प्रोवोक का मतलब होता है प्रोवोक करना। एक साइड की खूबसूरती जो होती है वह किसी भी चोर को जल्दी एक्साइट करती है देन गोल्ड। गोल्ड के प्रति एक चोर उतना अट्रैक्ट नहीं होता जितना कि ब्यूटी के प्रति अट्रैक्ट होता है। नाउ द थर्ड, ये पूछा जा चुका है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ब्लो द विंटर विंड। Thou art not so unkind. Thou art not so kind as the ingratitude of man. The ingratitude of man. बात विंटर विंड, जो ठंडी हवा है, तुम बहो दाऊ, तुम कहीं ना कहीं बह रही हो या तुम आ रही हो। दाऊ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम इतना ज्यादा मतलब अकृतज्ञ नहीं हो। एज द इनग्रेटिट्यूड ऑफ मैन, जितनी ज्यादा आदमी जो है क्रूएल है या जितना ज्यादा आदमी जो है एक परेशानी का सबब बनता है, उसका कारण बनता है, वैसे तुम नहीं हो। तो ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज द इनग्रेटिट्यूड ऑफ मैन, हुआ है दैट हैज बीन गिवन बाय जैक्स, जो जैक्स। नंबर फोर्थ,
old justice. Time is the old justice that examines all offenders, that examines all offenders. O double F E N D and महत्वपूर्ण बात and let try रोजाली। मेरी आवाज जा रही कि नहीं? अब आप ही बताइए पहले। गुड। आवाज मेरी जा रही है? आर यू राकेश? जगदीश जी नहीं नहीं नहीं, doesn't, because if there is any confusion, let me check it, because as far as I know ki it has been said by Jax, but if the significant with the play maybe if you are saying ki it has been said by whom, it has been said by which character? Amin, Amine. Jagdish ji, are you getting my point? Jagdish ji, are you getting my point? Yeah, 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 it's clear. So you are saying that it has been said by Amine, and you are also giving the reference of the act and scene, giving in second act 2 and 7 by Amine. If there is, yeah, if there is, so if there is, so then let me check it, because but I have got because in my notes I have just mentioned the name of Jax, but let me check it. If you are just pointing out it has been said by it has been said by Amine, then let me check it. हो सकता है कि it might be कि हो सकता है कि ये स्टेटमेंट जो है टाइप मेरे टाइपो में एरर हो, इस वजह से टाइपो एरर होने की वजह से उसका नाम यहाँ से वहां पहुंचा हो, बट लेट मी चेक। बट एज फार एज माई एज आई रिमेम्बर, परहैप्स it was said by that man, but you might be right, because if you're giving the reference of act second scene scene 7, so you are more confident, yeah, you are more confident, so check it, उसके बाद ही मैं इसको कुछ कह सकता हूँ। आप सारे लोग उस पर क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, और जहां पे आपने जैक्स लिखा है वहां पर बगल में एमाइंस को भी नाम मेंशन कर लीजिएगा, जो भी करेक्ट होगा उस पे करेक्ट। एमीन्स का ही दिया गया है? अच्छा, एमीन्स का अगर दिया गया है तो आप वहां पे एमीन्स को जरूर लिख लीजिएगा। अगर जो है वहां पे एमीन्स आता है तो मैं एक बार खुद पर्सनली भी चेक करूंगा, लेकिन फिर भी हाँ, तो ये ब्लो ब्लो, ये जो ये सॉन्ग है काफी फेमस है, तो हम लोगों एलिजी को, एलिजी को जब पढ़ा जा रहा था वहां, हाँ वहाँ, हाँ हाँ, जगदीश जी द सेम थिंग, जगदीश जी इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यू हैव टू पॉइंट आउट इट, आप इसे पॉइंट आउट कर लीजिए, और जहाँ पे जो है जैक्स का नाम है वहीं पे आप जो है कि एक दूसरा नाम एमाइंस को भी लिख लीजिए, और जो भी होगा करेक्ट उस पर आप कर लीजिएगा आपको। Now, just I want to tell you the next thing that is very actually what happens that ki when we write especially the poem, sometimes पोयम के लाइन के आगे जब नाम कैरेक्टर का यूज किया जाता है तो वो जो है स्किप करके या टाइपो एरर हो सकता है, दैट आल्सो अकर्स इन माय बुक। एक दो जगह पे और भी ये बात आई हुई थी, बल्कि इवन एक मैंने पहले कोई
मैंने और भी पोएम बताया हुआ था, तो इसी मैडम की स्टेटमेंट था जो कमेंट में वीडियो में पड़ा हुआ था, किस लेकर आई डोंट रिमेम्बर कि उसमें शायद ओथेलो को लेकर के था क्या, आई डोंट रिमेम्बर। वो वीडियो में एक दिन मैंने उसको देखा हुआ था कि ऐसा एक चीज और भी हुआ है वहां पे। सो नाउ आई वांट टू टेल यू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, दैट इज टाइम इज द ओल्ड जस्टिस दैट एग्जामिन्स offenders and let try time, ये चीज हम लोगों ने कर लिया है। there is an other statement, that is who could be out, that is the statement, who could out, who could be out, being before his beloved mistress, being before his beloved mistress, who could be out being before his beloved mistress. It has been said by whom are. This is the fifth statement। एक दो और भी स्टेटमेंट है। नाउ सिक्स इज, वो भी सिक्स जो बताने चल रहे हैं, दैट इज आल्सो बाय ऑरलैंडो, द सर्विस फॉर ड्यूटी फॉर सर्विस फॉर नॉट फॉर मीट। ब्रेक हुई मेरी, जा रही है, यू गेटिंग, हेलो, अब जा रही है। एक स्टेटमेंट और, ये आई एम चेंजिंग माय पोजीशन। नाउ लेट मी नो, अब आपको आवाज जा रही है कि नहीं? या लेट मी, आ रही है, तो मैं कुछ चीज जो है पूरा वो आपको कर दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट करके एक दो स्टेटमेंट, यू विल गेट इट, बिकॉज तो उसका कोई मतलब नहीं। द सर्विस फीड फॉर ड्यूटी बाई ऑरलैंडो, आर यू गेटिंग माई वॉइस आर नॉट? हेलो, ठीक है ठीक है। तो ना, हाँ, छठा पॉइंट है, द सर्विस स्वीट फॉर ड्यूटी नॉट फॉर मीट। देयर इज अ पॉइंट,
Are you getting my voice? I अच्छा वो I think if you are not getting it doesn't matter, but it will be available in video. So I think I have to write because दो लाइन रह जाएगा तो ये लेक्चर इससे रिलेटेड चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी. So let me write down. You will get it in video और बाद में हम उसको आपको समझा देंगे अलग से. Men are April when they when December when they December when December when they wed. इसमें अप्रैल के समान इवन दे ऊ जब वे लव करते हैं व्हेन दे ऊ जब वे मैरिज करते हैं तो वे जैसे हो जाते हैं तो इस पार्टिकुलर के द्वारा बोली गई और इसमें रोजालिंड ये कहना चाहती है अप्रैल में स्प्रिंग होता है वैसे ही जो है लाइक अप्रैल एंड व्हेन दे मैरी they become like this summer. Now the eighth point, sweet are the uses of adversity. Sweet are the uses of adversity. It has been said by Ferdinand, Duke Ferdinand, sweet are the uses of adversity. Ninth, the world is a stage, the world is a stage, and all the men and women mere players, and all the men and women. It has been said by Jacques. World is a stage पूरी दुनिया एक स्टेज के समान है एंड ऑल द मेन एंड वीमेन mere प्लेयर्स और सारे आदमी और औरत केवल प्लेयर्स के समान है. The tenth, mates are maids. Mates are may are made when they are made maid, but sky change when they are wives. Sky change, but the sky when they are wives. मेड्स आर मेड्स जो है मेड के समान है व्हेन दे आर मेड जब तक वे मेड हैं बट द स्काई चेंज लेकिन जो है स्काई तुरंत बदल जाता है व्हेन दे आर वाइफ्स जब वे किसी की पत्नी बन जाती हैं. तो दैट इज अनमैरिड वुमेन एंड मैरिड वुमेन.
आई थिंक ये 11th। द फूल डॉट थिंक, द फूल डॉट थिंक ही इज वाइज, he is wise, but wise man to be a fool himself, be a fool। ये बात टच स्टोन ने कही, TOUCHSTO, यानी जो क्लाउन का रोल प्ले करते हैं। द फूल डा थिंक, जो फूल होते हुए सोचते हैं कि ही इज वाइज, कि वे बुद्धिमान है, बट वाइज मैन नोन हिमसेल्फ टू बी अ फूल, लेकिन वाइज मैन जो होते हैं अपने आप को ऐसा करते हैं जैसे मूर्ख है। तो दिस इज द पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन फूल एंड द वाइज मैन, जो क्लाउन ने कहा है, और वो कैरेक्टर टच स्टोन है। तो आज की क्लास में हमने जो बताया या जो समरी जो भी कवर की है, वो एज यू रहा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, यू विल एंजॉय दिस। मेरी आवाज जा रही किसी को?